हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो हाल ही में राजस्थान की वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने जो भजनलाल गवर्नमेंट है उनका पहला बजट पेश किया। और ये पहला मौका है कि 20 साल के बाद कोई वित्त मंत्री बजट पेश कर रहा है। सामान्यतः क्या होता है, जो मुख्यमंत्री होते हैं वही बजट पेश करते हैं। तो 20 साल बाद में ऐसा व्यक्ति बजट प्रस्तुत कर रहा है जो मुख्यमंत्री नहीं है, यानी दिया कुमारी जी है, वर्तमान में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है और उनके पास वित्त का प्रभार भी है। जो इकोनॉमिक सर्वे है और बजट है, ये कुछ टॉपिक्स है जो चाहे आरपीएससी हो चाहे आरएमएसएसबी बोर्ड हो, दोनों के लिए फेवरेट टॉपिक है। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इन टॉपिक से आते हैं। कई कई एग्जाम्स तो ऐसी है जिसमें इकोनॉमी की वेटेज ज़्यादा होती है, वहाँ पे 10-10 प्रश्न या तो बजट से या फिर आर्थिक समीक्षा से आ जाते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि इनका अच्छे से अध्ययन करना। तो चलिए, बजट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पॉइंटर्स को हम देख लेते हैं। ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो एग्जाम में फैक्ट्स आते हैं उन फैक्ट्स को एक बार देखने का प्रयास करेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया ने वार्षिक वित्तीय अनुमान बताए हैं। उनके अनुसार कुल व्यय हुए हैं वो 4,86,615 करोड़ रुपए होने की संभावना है। कितने? 4,86,615 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 4.86 लाख इस प्रकार याद रख सकते हैं इसे हम। 4.86 लाख करोड़ रुपए टोटल एक्सपेंडिचर। और जो प्राप्तियां हैं, राजस्व प्राप्तियां कितनी हैं? राजस्व प्राप्तियां हैं 2,58,000 करोड़। राजस्व प्राप्ति कितनी है? 2.58 लाख। और राजस्व व्यय कितने हैं? तो राजस्व का जो प्राप्तियां हुई है राजस्व की, वो हुई है 2,58,000 करोड़। वहीं राजस्व का जो एक्सपेंडिचर हुआ है 2,82,000 करोड़। कितना? 2,82,000 करोड़। ठीक है, इससे क्या इंगित हो रहा है कि राजस्व की प्राप्तियां कम है और राजस्व का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो यहाँ पे राजस्व घाटा होगा। तो एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है कि जो लेखानुदान है या फिर वार्षिक वित्तीय अनुमान है उसके अनुसार राजस्व घाटा कितना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 23,869 करोड़। 23,869 करोड़ का राजस्व घाटा इस बार होने की संभावना है। वहीं अगर राजकोषीय घाटे की बात करें तो राजकोषीय घाटा होने की संभावना है 67,240 करोड़। कितने? 67,240 करोड़ राजकोषीय घाटा, 23,869 करोड़ राजस्व घाटा। कुल एक्सपेंडिचर होना है 4,86,000 करोड़। राजस्व प्राप्तियां 2,58,000 करोड़। राजस्व का एक्सपेंडिचर है 2,82,000 करोड़। ठीक है, अगर हम बात करें राजस्थान को जीडीपी से राजकोषीय घाटे का अनुपात कितना है, तो जो राजकोषीय घाटा है ना, कितना? 67,000 करोड़। ये जीडीपी का लगभग 4% है। कितना है? 4%। एग्जैक्टली 3.95% है जीडीपी का। क्या? राजकोषीय घाटा है। यानी हमारी जीडीपी है उसका राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 3.95%। और डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है? डेट यानी उधारी और जीडीपी से रेशियो करते हैं तो उसका कितना आता है? 37.48%, यानी 37.5% कह सकते हैं इसे हम। 37.5% है डेट टू जीडीपी रेशियो। तो कौन कौन से पॉइंटर हो गए? जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो राजकोषीय घाटा कितना है, ये है 67,000 करोड़। 67,000 याद रख सकते हैं। उसके बाद में कह सकता है कि राजस्व घाटा कितना है, तो हम याद रखेंगे 23,000 करोड़ है, उससे थोड़ा ज़्यादा है। अब उसके बाद में राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का कितना परसेंटेज में है, तो जीडीपी का लगभग 4% राजकोषीय घाटा है। 3.95% है लेकिन ऑलमोस्ट 4 हो ही गया। और डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, तो ये है 37.48% या 37.5% याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी स्थिति। तो बताओ राजकोषीय घाटा कितना है? 67,000 करोड़। ठीक है, राजस्व घाटा कितना है? 23,000 करोड़। ठीक है, और डेट टू जीडीपी रेशियो 37.5% और जीडीपी से राजकोषीय घाटे का अनुपात 3.95% या 4%। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बजट क्या होता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया,
इसका कैलकुलेशन होता है, इसका हिसाब किताब होता है। अब बात होगी पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। तो प्रश्न ये बनता है कि पैसा कहाँ से तो आ रहा है और कहाँ को पैसा जा रहा है। सही बात है। तो अब हम देखते हैं कि सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है, पैसा आता है, वो कहाँ से आ रहा है। तो अगर देखते हैं, ये हमारे सामने चार्ट है जो बजट के साथ ही जो डेटा दिए हैं सरकार ने, उससे ही इसे उठाया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू मिल रहा है सरकार को, पैसा जो मिल रहा है, वो कहाँ से मिल रहा है। ये देखो 4.92 पैसे, मतलब इसको पैसों में देखो, यानी टोटल 100 पैसे आते हैं सरकार के पास में, उसमें से 47 पैसे कहाँ से आते हैं। ये आते हैं आंतरिक उधार से, शुद्ध सार्वजनिक लेखा से, केंद्रीय ऋण से, यानी केंद्र सरकार से ऋण लेना, पूंजीगत प्राप्तियां होगी, आकस्मिक निधि होगी, इनसे आ रहा है लगभग 47% पैसा। उसके बाद में अगर 2 नंबर पे बात करें तो 15% हिस्सा कहाँ से आ रहा। केंद्रीय करों में हिस्सा, जो सेंट्रल के जो टैक्स होते हैं, केंद्र के जो टैक्स होते हैं, उसमें राज्य का हिस्सा होता है। तो 15 पैसे वहाँ से आ रहे हैं, 15 पैसे केंद्रीय करों में हिस्सा से आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में 11 पैसे आ रहे हैं राज्य वस्तु और सेवा कर, यानी जो जीएसटी होता है ना, स्टेट जीएसटी, उससे आ रहे हैं लगभग 11.5 पैसे। 11.5 पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जो जीएसटी, स्टेट जीएसटी लगाते हैं ना, जीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो जो एसजीएसटी से कितना मिल रहा है हमें, तो 11.5 पैसा। टोटल जितना भी रेवेन्यू सरकार के पास आ रहा है, उसका 11.5 पैसा वो स्टेट जीएसटी से मिल रहा है। केंद्रीय करों में हिस्सा कितना है, केंद्रीय करों में हिस्सा है 15, यानी जो सीजीएसटी होता है, सीजीएसटी में से 15.10 पैसे मिल रहे हैं हमें। उसके बाद में छोटे छोटे प्राप्तियां देखें तो केंद्रीय सहायता में 7.5 पैसे केंद्रीय सहायता से आ रहे हैं। फिर 4.5 पैसे के आसपास आ रहे हैं कर से भिन्न राजस्व से आ रहे हैं, यानी कर के अलावा जो रेवेन्यू होता है, टैक्स के अलावा रेवेन्यू होता है, वहाँ से आ रहे हैं लगभग 4.5 पैसे। फिर लगभग 6 पैसे सेल टैक्स से आ रहे हैं। सेल टैक्स से कितना आ रहा है। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिन पे जीएसटी नहीं लागू होता, उन पे सेल टैक्स अभी भी लग रहा है, तो लगभग 6 पैसे हैं वो सेल टैक्स से प्राप्त हो रहे हैं। और अदर टैक्सेस से लगभग 19 पैसे, और वाहनों पे जो टैक्स लगाया जाता है उससे लगभग 1.6 पैसे। 1.6 पैसा कहाँ से मिल रहा है, जो वाहनों पे टैक्स लगाया जा रहा है। और स्टेट एक्साइज ड्यूटी से कितना मिल रहा है, 3.5 पैसे। 3.5 पैसे स्टेट एक्साइज से मिल रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी लगाती है सरकार, वहाँ से 3.5 पैसे मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से मिल रहा है, आंतरिक उधारी से, सार्वजनिक लेखा से, और ऋणों की जो दी हुई है उसकी वसूली से, या आकस्मिक निधि से। काफ़ी बड़े इन 4-5 चीज़ों को मिलाया गया है, वहाँ से आ रहा है। अगर केंद्रीय करों में हिस्सा पूछ ले तो टोटल रेवेन्यू जितना भी प्राप्त होता है सरकार को, उसका 15 पैसा है वो केंद्रीय करों में हिस्सा है। अगर एसजीएसटी से कितना पैसा मिलता है, तो लगभग 11.5 पैसा एसजीएसटी से मिलता है। ये बात तो हो गई क्या, पैसा कहाँ से आ रहा है। अब बात ये होती है कि पैसा कहाँ पे जा रहा है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखो सबसे ज़्यादा पैसा सरकार का जा रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। इस पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे लगभग 51 पैसा है ना, 100 में से 51 पैसा वो कहाँ पे जा रहा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जा रहा है, राजस्व व्यय पे जा रहा है। और उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा पैसा जा रहा है, वो जा रहा है जो केंद्र से उधारी वगैरह लेते हैं या आंतरिक उधारी लेते हैं और उसको वापस पेमेंट कर रहे हैं, तो वो 33 पैसा वहाँ पे जा रहा है। फिर ब्याज कितना दिया जा रहा है, तो लगभग 7 पैसे हैं वो ब्याज के रूप में वापस देने पड़ रहे हैं। 8 पैसे कैपिटल आउटले, कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली 9 पैसे के आसपास है, 8.92 पैसे, यानी 100 में से मात्र 9 पैसे या 9 पैसे से भी कम हम कैपिटल आउटले पे खर्च कर रही है सरकार। कैपिटल का मतलब होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो एक्सपेंडिचर जो एसेट क्रिएट करते हैं और कल से वहाँ से वापस रेवेन्यू आने की संभावना रहती है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और ऋण और अग्रिम, मतलब सरकार किसी को लोन देती है और वो लोन वापस चुका रहे हैं, तो लगभग आधे पैसे के आसपास वहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वहाँ पे, और दूसरे नंबर पे है जो ऋण लिए हैं सरकार ने उनको वापस पेमेंट करने में, और 7.25 पैसे हैं वो ब्याज की अदायगी में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं लगभग 8.92। ये आपको याद रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर का, तो 8.92 पैसा, यानी 100 में से, या कह सकते हैं 8.92 पैसे हैं 100 में से, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में सरकार खर्च कर रही है। ठीक है। अब देखो हम सुन रहे हैं लेखानुदान और बजट। अब चर्चा में लेखानुदान होने का कारण क्या है,
जिस साल में बजट हो दो लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव होते हैं, तब सरकारें क्या करती है, पूरा वार्षिक बजट नहीं जारी करती। वो एक मोटा मोटी हिसाब रखती है कि जो जल्दी एक्सपेंसेस करने हैं, जैसे कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने हैं, तो उसकी अनुमति ले लेती है। बाकी आगे के निर्णय जो नई सरकार बन के आएगी उसके बाद लिए जाएंगे। तो लेखानुदान राजस्व और खर्चों का लेखा जोखा मात्र होता है। क्या होता है? राजस्व और खर्चों का लेखा जोखा होता है लेखानुदान। इसमें 3-4 महीनों के लिए सरकारी कर्मियों के वेतन, पेंशन और अन्य सरकारी कार्यों के लिए राजकोष से धन प्राप्त करने का प्रस्ताव होता है। यानी होता वैसे बजट की है, जैसे जिस प्रकार से विधानसभा से यह अनुमति ली जाती है कि हम अगले 3-4 महीने में जो सरकारी खर्चा करेंगे उसकी अनुमति इसमें ली जाती है। तो देखो, संविधान के मुताबिक राजकोष से धन निकालने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है, संसद की मंजूरी के बिना नहीं निकाल सकते। तो ये 4 महीने के लिए अनुमति है विधानसभा की कि क्या हम इन चीज़ों के लिए खर्च कर सकते हैं क्या। बाद में जो डिटेल्ड जो सरकार की पॉलिसी होगी, वो जो पूरा डिटेल्ड बजट आएगा उसमें बताया जाएगा। देखो, लेखानुदान में सरकार कोई नीतिगत फैसला नहीं लेती है, कोई बड़ा फैसला नहीं लेती है। टैक्स रेट कितनी बढ़ा दी, कितनी घटा दी, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं शामिल होती है, क्योंकि इसका हो सकता है इम्पैक्ट किस पे हो, जो चुनाव है उस पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस कारण इसमें नीतिगत फैसले नहीं लिए जाते हैं। एक परंपरा सी बनी हुई है। अब बजट पेश करने की और बजट के बारे में जितने भी एक्सपेंडिचर किए हैं, कहाँ किए हैं और किसको कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप सरकार ने उठाए हैं, ये बताना पब्लिक को सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये कहाँ उल्लेखित है? तो राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, यानी राजस्थान FRBM एक्ट है। कब का है? 2005 का है। और कब ये लागू हुआ? तो 3 मई 2005 से लागू हुआ। राजस्थान FRBM कब से लागू हुआ? 3 मई 2005। और इसी एक्ट को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध नियम भी बनाया गया। अधिनियम तो ये हो गया 2005 में, ये नियम बनाया गया 4 फरवरी 2006 को। नियम कब के हैं? ये प्रश्न एग्जाम में आ भी सकते हैं। 4 फरवरी 2006 से प्रभावी हुए और इसके अंदर ये प्रस्तुत है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है इन अधिनियम और नियमों के अंदर कि राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के समक्ष वार्षिक बजट के साथ में मध्यकालिक राजवित्तीय नीति के विवरण, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण और प्रकटीकरण विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यानी ये उम्मीद की गई है कि आपको कितना एक्सपेंडिचर कहाँ करना है, किस प्रकार की पॉलिसी इसमें लगाई गई है और इसका मतलब प्रकाशन करना, ये अपेक्षित किया गया इन अधिनियम और नियम के अंदर। तो इनकी पालना में सरकार जो डेटा है वो जनता के सामने प्रस्तुत करती है। और नीचे देख सकते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया दिया कुमारी जी के हस्ताक्षर हुए हैं। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंटर्स है। तो सबसे पहले देखो, मोदी सरकार या गहलोत सरकार या फिर अभी भजनलाल जी सरकार है, इन्होंने जो गरीब परिवार है उनके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी शानदार योजनाएं चला रखी है। तो इन्होंने जो गरीब परिवार है उनकी सभी परिवारों को, कोई किसी भी गरीब परिवार को नहीं छोड़ा है, उनको 450 रुपये में LPG सिलेंडर प्रोवाइड करवाने का फैसला लिया गया है। यानी बजट में बताया गया कि हम जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको 450 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। और इसका फ़ायदा कितने लोगों को होगा? तो लगभग 73 लाख परिवारों को इसका फ़ायदा होगा। कितने परिवार लाभान्वित होंगे? लगभग 73 लाख परिवार। और कितने रुपए में LPG सिलेंडर मिलेगा? तो गहलोत सरकार ने 500 रुपये में दे रहे थे, ये उसे अब 450 में ही भजनलाल सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। अभी जो एक की बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार योजना है सरकार की, वो है अन्नपूर्णा रसोई। यानी इसमें कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, इसकी संकल्पना सरकार लेके चल रही है। और इसमें भजनलाल सरकार ने थोड़ा सा एक स्टेप आगे और बढ़ाए। पहले देखो इंदिरा रसोई के नाम से चल रही थी, हालांकि पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार उन्होंने ही इसे अन्नपूर्णा रसोई के नाम से लॉन्च किया था। बाद में जो गहलोत सरकार थी उन्होंने इसका नाम परिवर्तित करके इंदिरा रसोई कर दिया, लेकिन भजनलाल सरकार ने आते ही इसको परिवर्तित करके श्री अन्नपूर्णा रसोई के नाम से नाम परिवर्तित कर दिया, जिसमें भोजन है वो आपको 8 रुपए की में मिल जाता है। भोजन की थाली 8 रुपये मिल जाएगी।
लेकिन परिवर्तन क्या हुआ है, पहले क्या था कि उस थाली में आपको 450 ग्राम ही भोजन मिलता था। लेकिन अब नई सरकार ने कहा है कि अब ये भोजन 450 ग्राम ना मिल के आपको 600 ग्राम मिलेगा। कितना मिलेगा, 600 ग्राम मिलेगा। अब पहले सरकार जो भोजन की सप्लाई करता था उस व्यक्ति को 17 रुपए की सब्सिडी देती थी। 8 रुपए वो किससे लेता, जो खाना खा रहा है उससे, तो उसे 25 रुपए मिल जाते। लेकिन उसको सामान कितना दे रहा था वो, 450 ग्राम। अब सरकार ने कहा कि 600 ग्राम सामान दिया जाएगा उस भोजन की थाली में। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके भी खर्चा बढ़ जाएगा। तो सरकार ने कहा है कि आपको हम जो 17 रुपए की सब्सिडी देते थे, अब 17 नहीं, अब हम आपको 22 रुपए की सब्सिडी देंगे। 8 रुपए आप जो थाली खा रहा है उससे, यानी भोजन कर रहा है उससे ले लो, आपको 30 रुपए में आपको 600 ग्राम भोजन आपको प्रोवाइड करवाना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो भोजन की मात्रा बढ़ाई है सरकार ने बजट में, कितनी की है, 450 की जगह 600 ग्राम भोजन दिया जाएगा। आगे चलते हैं। देखो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देय वित्तीय सहायता के प्रति परिवार पहले कितने मिलते थे, किसान सम्मान में 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आ रही तो 6,000। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि ये हम 8,000 रुपये वार्षिक देंगे आपको, यानी 6 से बढ़ा के कितना कर दिया, 8,000 रुपये साल के पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। और इससे सरकार पे कितना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, तो लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया इसके लिए। 1,400 यानी 1400 करोड़ रुपए का फर्क प्रभाव सरकार पे पड़ेगा, यानी 2,000 रुपये एक्स्ट्रा अगर किसानों को देगी सरकार तो। साथ ही किसानों के लिए एक बहुत ही जरूरी जो घोषणा की गई है वो क्या है, जो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जिसे हम क्या कहते हैं, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब जितने निर्धारित है उतने तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन राजस्थान के बजट में कहा गया है कि एमएसपी प्लस 125 रुपये आपको और हर क्विंटल पे दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए एमएसपी निर्धारित करी 2,000, अब राजस्थान सरकार कह रही है कि 2,000 तो मिलेंगे, इसके साथ 125 रुपये और हमारी तरफ से, तो आपको 2125 रुपये पर क्विंटल मिल जाएगा। 2,000 एग्जाम्पल के लिए था। सरकार एक्स्ट्रा एमएसपी के एक्स्ट्रा कितने देगी, तो इसे इस प्रकार से समीकरण में देख सकते हैं, एमएसपी प्लस 125, ठीक है, ये मिलेंगे पर क्विंटल गेहूं के मूल्य। और इस पे सरकार को कितना खर्चा होगा, तो लगभग 250 करोड़ रुपए का खर्चा सरकार को इस योजना पे होगा। अभी देखो, राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है क्या है, पेपर लीक। पेपर लीक बहुत बड़ी समस्या है। अब नई सरकार युवाओं के लिए पॉजिटिव सरकार है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार जो युवा है जिस प्रकार से उनके साथ संवेदनशील सरकार के तौर पे काम कर रही है, तो इन्होंने कहा है कि हम पेपर लीक के जो प्रकरण हुए हैं उनकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन करेंगे। ठीक है, तो इसकी भी घोषणा बजट में करी गई है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वो जो चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे विडो पेंशन हो, चाहे डिसेबल्ड पेंशन हो, तो इन सब में जो पेंशन है वो पहले अगर 1,000 रुपये आती थी, अब उसे बढ़ा के कितना कर दिया गया, 1,150 रुपये, यानी 1,150 रुपये उसमें मिलेंगे। यानी 1,150 रुपये उसमें हर व्यक्ति को मिनिमम पेंशन 1,150 रुपये मिलेगी। ये क्लियर हो गया, यानी 150 रुपये की बढ़ोतरी उसमें कर दी गई है। और इसका सरकार के जो राजकोष से कितना प्रभाव पड़ेगा, तो 800 करोड़ रुपए सरकार पे इसका भार बढ़ेगा। इससे जो पेंशन की राशि है वो 150 रुपये से बढ़ा रहे हैं ना, इससे 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान इसमें किया गया। इसके लिए जो मीसा और डीआईआर है, उसमें जो बंदी हुए थे जब इमरजेंसी लगी थी, तो उसमें जो बंदी बनाए गए थे उन लोकतंत्र सेनानियों के लिए पेंशन थी। उस पेंशन को पुरानी सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन अब नई सरकार है, उन्होंने कहा है कि जो लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन योजना थी उसको फिर से शुरू किया जाएगा और 20,000 रुपये पेंशन और 4,000 रुपये की चिकित्सा सहायता इसमें देने का प्रावधान किया गया है। किसे, जो मीसा में युद्ध जो बंदी हुए थे, मीसा कानून के तहत जिनको बंदी बनाया गया था, उनको 20,000 रुपये की पेंशन और 4,000 रुपये की चिकित्सा सहायता देने का प्रावधान
इस बजट में किया गया है। ठीक है, ये डेटा है, थोड़ा सा याद करना टिपिकल है क्योंकि बार बार सेम जैसे डेटा आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, एक बार देखना है, फिर दोबारा रिपीट करना है, रिवीजन करेंगे बार बार, तो धीरे 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 कनेक्ट हो जाएगा। जैसे आपको याद हो गया पेंशन राशि कितनी बढ़ाई गई है, तो सीधी सी बात है 150 रुपये। तो 1000 रुपये जिसको मिलते थे अब नहीं कितना मिलेगा, तो उसको 1150 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अब सरकार कह रही है कि जो पुरानी सरकार है उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे बहुत सारा कर्जा सरकार पे हो गया, और 2023-24 का जो बजट अनुमान है उसके अनुसार 5,79,000 करोड़ रुपए का कर्जा सरकार को हो गया। कितना हो गया? 5,79,000 करोड़। और इससे क्या होता है, सरकार को कर्जा तो चुकाना ही होता है, साथ ही साथ उस पर ब्याज भी देना पड़ता है। तो ये सरकार के लिए नेगेटिव पॉइंट होता है कहीं ना कहीं। और प्रति व्यक्ति आय के बारे में बात कही गई है कि प्रति व्यक्ति ऋण के बारे में, कि प्रति व्यक्ति ऋण कितना है, तो ये 70,800 रुपये हर व्यक्ति के ऋण है। हर व्यक्ति के अगर इस प्रकार 5,79,000 करोड़ का ऋण है, अगर हर व्यक्ति में डिवाइड करते हैं इस कर्जे को, तो हर व्यक्ति के हिस्से में कितना आएगा? 70,800 रुपये का कर्जा हर व्यक्ति के पास आएगा। अब इन्होंने तुलना करी है कि 2017-18 में ये प्रति व्यक्ति पे जो लोन था वो 36,880 रुपये था। कितना था? 36,880। और अब कितना हो गया है? 70,000। यानी ऑलमोस्ट डबल, लगभग डबल हो गया है ये जो हर व्यक्ति के ऊपर लोन है वो 2023-24 के अंत तक। और टोटल जो खर्चा होता है उसमें से जो जितना ऋण हुआ, जितना ऋण लिया है सरकार ने, 2,24,392 करोड़ रुपए के ऋण में से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे उन्होंने बहुत ही कम खर्चा किया है, ऐसा कहना है सरकार का। तो कैपिटल पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, ये पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है। 93,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है 2,24,000 में से। ये याद रखने की जरूरी नहीं है, लेकिन हमें इतना जरूर याद रखना है कि हर व्यक्ति पे कर्जा कितना है? 70,800 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कर्जा कितना है सरकार का? 5.79 लाख, 5,79,000 करोड़ का टोटल कर्जा है। हर व्यक्ति के ऊपर 70,800 कर्जा है। 2017-18 में 36,000 हर व्यक्ति कर्जा था, अब 70,000 कर्जा हो गया हर व्यक्ति के। आगे चलते हैं। हर व्यक्ति के मतलब ऐसे कर्जा नहीं, सरकार के कर्जे को अगर हर व्यक्ति को देना पड़े तो हर व्यक्ति को इतना देना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट समझ लो आप। डिस्कॉम पे 88,700 करोड़ रुपए सहित समस्त बिजली कंपनियों पर 1,39,200 करोड़ रुपए से अधिक ऋण भार। जो बिजली कंपनियां हैं, बिजली कंपनियां पे टोटल ऋण भार याद रखो आप, 1.39 लाख करोड़ का कर्जा है बिजली कंपनियों पे। कितना है? 1.39 लाख करोड़, या कह सकते हैं 1,39,000 करोड़ का कर्जा है बिजली कंपनियों पर। और 2022-23 में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की बिजली एक्सचेंज से खरीदने के कारण, यानी 2022-23 में एक्सचेंज से 3,700 करोड़ रुपए की बिजली खरीदी गई। इस कारण ये राजकोष पर अतिरिक्त भार पड़ा, ये याद रखने वाली बात नहीं है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि जेजेएम जो जल जीवन मिशन है उसमें राजस्थान की प्रगति अच्छी नहीं रही, और इन्होंने कहा कि राजस्थान की देश में 33वां स्थान मिला है। कितना स्थान मिला है? 33 नंबर का स्टेट है राजस्थान जेजेएम में, ये बजट में बताया गया है। और बाकी ये पिछली सरकार ने क्या किया वो इतना महत्वपूर्ण एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। पेपर लीक ये भी कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं, इसको आगे जो महत्वपूर्ण पॉइंटर नहीं है तो इनको छोड़ देते हैं। अब इस बार जो बजट की थीम है, जो प्रण है, वो क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण। क्या थीम रखी गई है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कल्याण। ये थीम इस बार की बजट 2023 या लेखानुदान 2024-25 की रखी गई है। क्या थीम है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका कल्याण। ये आप देखने से आपको याद आ जाएगा अगर पेपर में आता है। क्या नया जोड़ा गया? तो सबका कल्याण नया जोड़ा गया। विकास के क्षेत्रीय संतुलन हेतु वंचित क्षेत्र में जो महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय हैं उनको क्रमोन्नत करने के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। जो वंचित क्षेत्र है वहाँ पे जो विद्यालय, चिकित्सालय है उनको क्रमोन्नत करने का प्रावधान किया गया है, तो उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का खर्चे की बात कही गई है। और सड़कों के उन्नयन और निर्माण में भेदभाव को रोकने के लिए स्टेट रोड फंड में
एक स्टेट रोड फंड को 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया, यानी स्टेट रोड फंड में अब 1500 करोड़ रुपए का को से बढ़ाया जाएगा। स्टेट रोड फंड को 1500 करोड़ रुपए से बढ़ाया जाएगा। तो प्रश्न बनता है कि स्टेट रोड फंड को कितने से बढ़ाने का निश्चय किया गया है सरकार द्वारा? तो 1500 करोड़ रुपए से बढ़ाने का निर्णय सरकार द्वारा बजट में लिया गया है। प्रसारण निगम में इनवाइट टीओटी बिजली कंपनी निगमों के लिए बिजनेस प्लान और रिसोर्स एडुकेसी प्लान, यानी कई कंपनियां हैं, चाहे बिजली कंपनी हो, जो सरकार के कॉरपोरेशन है, वो अपने रिसोर्स को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार कह रही है कि इसके लिए प्रॉपर बिजनेस प्लान लेके आएंगे और प्रॉपर रिसोर्स एडुकेसी प्लान लेके आएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया जाएगा। 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट का लक्ष्य रखा गया है। ये सीधा सीधा प्रश्न बन गया, कितने घरों पर सोलर प्लांट का लक्ष्य रखा गया है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? 5 लाख घरों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कौन से बजट में की गई? तो 2024-25 के लेखानुदान में। साथ ही प्रतिमाह 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। कितनी बिजली? 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ये घोषणा भी बजट में की गई है। इंटर स्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें, यानी कितनी नई इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा की गई है? तो 500 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा की गई है। प्रश्न किस प्रकार बन सकते हैं? जैसे 2-3 कथन दे दिए है ना, कि 500 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा की गई है, पेंशन की जो राशि है वो 150 रुपये से बढ़ाई गई है, और सरकार को राजकोष से प्रति व्यक्ति जो कर्ज है वो कम हुआ है। आपको अब आइडेंटिफाई करना है कौन से कथन सत्य है, 1 2 1 2 3, इस प्रकार। तो इस प्रकार ये फैक्ट्स आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे ताकि एग्जाम में प्रश्न का सॉल्यूशन हम कर सके। और जयपुर मेट्रो के विस्तार की बात भी कही गई है। टोंक रोड के साथ सीतापुर अंबावाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर तक के लिए डीपीआर माने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की घोषणा इसमें हुई है कि इसके लिए डीपीआर भरी जाएगी और उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जल जीवन मिशन में 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल दिया जाएगा और इस पे 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा। तो जेजेएम में कितने परिवारों को नल से जल देने की घोषणा की गई है? तो 25 लाख ग्रामीण परिवारों को, और खर्चा कितना है? 15,000 करोड़। ठीक है, 15,000 करोड़ का खर्चा है किसमें? जेजेएम में, हर घर जल के में। ईआरसीबी योजना रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में सम्मिलित राज्य और केंद्र सरकार के मध्य एमओयू को साइन किया जाएगा। परियोजना को वृहद रूप में, जो पहले 37,250 करोड़ रुपए का जो परियोजना थी, इसे 45,000 करोड़ रुपए का खर्चा इस पे किया जाएगा। तो ईआरसीपी परियोजना पे खर्चा कितना होगा? 45,000 करोड़, जो बजट घोषणा है 2024-25 के अनुसार। चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं और ये आपके लिए उपयोगी होगी। बाकी आप एक बार देखो, डेटा को फिर से याद करने की कोशिश करो, रिवाइज करो, आंखें बंद करके सोचो कौन सा डाटा किस पॉइंट में दिया गया था, इसे इंटरलेट करो और धीरे धीरे आपके प्रश्न है वो सही बनना शुरू हो जाएंगे। हम इस बजट में जो जो पॉइंटर हैं उन सबको पढ़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर